हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घेरा, सबसे मेन हेडिंग दैनिक जागरण ने इसे ही बनाया है। देखिए, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, उसमें जो एक सम्मेलन चल रहा है जिसमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भी देशों ने हिस्सा लिया है, उस पर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अफगानिस्तान के लिए तालिबान और पाकिस्तान को घेरा है और उन्होंने बोला है कि जो भी अफगानिस्तान में स्थितियां बनी हुई हैं, यानी कि जो भी मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, उसके लिए पूरी तरीके से पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान समर्थित तालिबान भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार बताया गया है। सम्मेलन में जयशंकर ने अपने भाषण में इस समूचे क्षेत्र में कनेक्टिविटी की कोशिशों की भारत की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया, लेकिन यह भी कहा कि इसके लिए मानसिकता बदलनी होगी। एक तरफ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की बात कहना, लेकिन वास्तविक तौर पर कनेक्टिविटी की राह में रोड़े अटकाने से किसी को फायदा नहीं होगा। इसी सम्मेलन में अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी ने अपने देश में बढ़ रही हिंसा के मद्देनजर पाकिस्तान पर परोक्ष तौर पर आरोप लगाया है कि वहां की सरकार तालिबान को शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं कर पाई है। गनी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना ने कहा था कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा उनके हित में नहीं है, लेकिन हालात इसके विपरीत हैं। गनी जब भाषण दे रहे थे तब वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। अब गनी के आरोप पर इमरान नाखुश हुए और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान पर किसी तरीके का दोष लगाना गलत है। नेक्स्ट न्यूज है कि दुनिया पर तीसरी लहर का साया, देश के लिए 3-4 महीने अहम। देखिए, जो बैठक हुई है वर्चुअल बैठक, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो नीति आयोग के सदस्य और जो वैक्सीन या फिर कह सकते हैं कोविड तंत्र के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके जो हेड हैं वीके पॉल, उनके साथ बैठक में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि पहले जो अप्रैल और मई में कोरोना के हालात थे, आप कह सकते हैं कि विस्फोट हुआ था, कोरोना बम बोल सकते हैं जिसे, उसमें हुआ था कि जनवरी और फरवरी में ही केरल यानी कि साउथ इंडिया में केसेस बढ़ने लगे थे और ये अप्रैल आते आते अपने पीक पर था। उसी तरीके से अभी फिर से इन राज्यों में केस बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले 3-4 महीनों में ये पीक पर जा सकता है, इसलिए इसमें सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। दुनिया भर में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा गहरा गया है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में बढ़ते मामलों को लेकर आगाह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक संक्रमण वाले 6 राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका के माध्यम से संक्रमण पर तत्काल लगाम लगाने की सलाह दी है। वहीं नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने तीसरे लहर के मद्देनजर भारत के लिए अगले 3-4 महीनों को अहम बताया है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में मोदी ने संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत बताई है और हर संभव केंद्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर आने से पहले जनवरी में केरल और महाराष्ट्र में केस बढ़ने लगे थे। विशेषज्ञों ने कहा था कि जिन राज्यों में संक्रमण पहले तेजी से बढ़ा था उनमें पहले गिरावट आई, लेकिन महाराष्ट्र और केरल के मामले में यह देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों राज्यों में संक्रमण में बढ़ोतरी बरकरार है। जिन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बात करी है, उनमें जुलाई में कुल संक्रमण के 80% मामले अधिक और 84% मौतें हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज है वो है तेज विकास में कोई बाधा नहीं, सीईए, जो कि देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए हैं हमारे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये बताया है कि आगामी यानी कि वित्त वर्ष में और अगले उसके 2-3 साल बाद जो भारत की विकास दर है वो 7% से ज़्यादा या 7% तक रह सकती है।
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 व उसके बाद देश की विकास दर 7% तक पहुंच जाएगी। सरकार द्वारा किए गए सुधार और कोरोना टीकाकरण में तेजी इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। वित्त वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही पर कोरोना की दूसरी लहर का थोड़ा बहुत असर दिखाई देगा। सीई ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में दूसरी लहर का असर सबसे ज्यादा रहा है, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव सीमित है। इसकी बड़ी वजह है पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर की अवधि बहुत कम रही है। उसके बाद अमिताभ कांत ने एक स्टेटमेंट दिया है कि राज्य करें श्रम सुधार की पहल। तो ये नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश सरकारों को न केवल श्रम सुधारों को शुरू करने की पहल करनी चाहिए, बल्कि उद्योगों के लिए बिजली दरों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को व्यापार के लिए सबसे अच्छे स्थान के तौर पर विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। उद्योग संगठन PHDCCI द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात बोली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नीति आयोग के बारे में। देखिए, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है जिसने योजना आयोग के स्थान पर उसे बनाया गया है। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग जो है उसका फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी हैं, और राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं, और सीईओ आपको बताया गया अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग राज्य की सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने का काम करता है। नीति आयोग ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार कर सकता है और उन्हें लेकर तंत्र में विकसित करने का संकल्प लेता है। योजना आयोग योजनाओं को सफल बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली सामग्रियों तथा मशीनरी का निर्धारण करता है। नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। नीति आयोग की संरचना में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्यों और इसमें शामिल होते हैं। नीति आयोग के अगर हम कार्यों की बात करें तो संघीयवाद विकसित करें, जहां राष्ट्रीय और राज्य सरकारें उचित समन्वय और संवाद के साथ काम करती रहेंगी। ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं और पहलों को लागू किया जाता है। सुनिश्चित किया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आर्थिक रणनीति और नीति कार्य करती रहे। नेक्स्ट न्यूज है कि पेटीएम लाएगी 16,600 करोड़ का आईपीओ। आईपीओ आपको कई बार बताया गया है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता के लिए ओपन करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है, आईपीओ बोला जाता है। डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम जल्द 16,600 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ लाएगी। यह पूंजी बाजार में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि उसने पूंजी बाजार नियामक एजेंसी सेबी के पास आवश्यक अनुमति के लिए आवेदन किया है। कंपनी की योजना 8300 करोड़ रुपए नए शेयरों के माध्यम से और इतनी ही रकम वर्तमान हिस्सेदारों की हिस्सेदारी बेचकर जुटानी है। आईपीओ के बाद कंपनी में इसके प्रमुख प्रमोटर विजय शंकर शर्मा और चीन की अलीबाबा की कंपनी एडफिन की होल्डिंग कम हो जाएगी। इन दोनों के अलावा समूह में दूसरे छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी भी घट जाएगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है तालिबान के शिकंजे में अफगानिस्तान। देखिए, ये आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव और अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे विवेक काटजू द्वारा। आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि तालिबान की जो मौजूदा सैन्य कार्यवाही के पीछे यह वजह है कि वह अपनी स्थिति मजबूत करके अफगान सरकार से वार्ता करे।
या फिर उनसे वार्ता की राह पूरी तरह छोड़ दी है और ताकत से सत्ता हथियाना चाहता है। हमारे पास अभी तक इसका जवाब नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर तालिबान सत्ता साझेदारी के आधार पर अंतरिम सरकार का हिस्सा बनने पर सहमत हुआ तो वह रक्षा क्षेत्र और खुफिया एजेंसी के नियंत्रण की मांग भी करेगा। देखिए, अफगानिस्तान में जो ज़मीनी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, हाल में तालिबान ने इस देश के कई इलाकों पर अपना शिकंजा कस लिया है। उत्तर पूर्व, उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में उसकी पैठ और मजबूत हुई है। अफगान सरकार भले ही यह दावा करे कि सुरक्षा स्थिति अभी भी उसके नियंत्रण में है, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। अगर कंधार की बात करें तो कंधार की सुरक्षा स्थिति भी खराब है। इसे देखते हुए भारत ने, जो वहां के वाणिज्यिक दूतावास के भारतीय कर्मचारी थे, गत सप्ताह उन्हें वापस बुलाने का फैसला किया था और उन्हें वायुसेना के विशेष विमान से वापस बुलाया गया था। यह बिल्कुल सही था, क्योंकि इन कर्मियों को खतरे में नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव रहता है और पाकिस्तान ही तालिबान को उकसा रहा है, उसको समर्थन दे रहा है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करे, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय दूतावास को भी क्षति पहुंचा सकता था। गत वर्ष भी भारत ने जलालाबाद और हेरात स्थित अपने वाणिज्यिक दूतावास बंद किए थे। उसके पीछे आधिकारिक वजह कोरोना महामारी को बताया गया था, लेकिन इसके पीछे कोई संदेह नहीं कि सरकार को आभास हुआ था कि ये दोनों अफगान शहर भारतीय स्टाफ के लिए असुरक्षित हो गए हैं। इन वाणिज्यिक दूतावास बंद करने से जहां भारतीय हितों को आघात पहुंचा है, वहीं पाकिस्तान को संतुष्टि मिली होगी। पाकिस्तान ने हमेशा से मिथ्या आरोप लगाए हैं कि अफगान स्थित इन प्रतिनिधि कार्यालयों का उपयोग भारत उसके लिए समस्याएं उत्पन्न करने के लिए करता रहा है। जब तक अफगान सरकार और तालिबान के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं तलाशा जाता या जब तक हिंसा और संघर्ष का दौर चलता रहेगा, इस बीच 14 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की तजाकिस्तान में बैठक हुई है। वहां अफगानिस्तान की हालात ही मुख्य मुद्दा रहा है। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अन्य सदस्य देशों चीन, रूस, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए हैं। अब यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन, जो कई बार आपको बताया जा चुका है, संघाई सहयोग संगठन की उत्पत्ति 2001 में तत्कालीन संघाई 5 से हुई थी। संघाई 5 समूह का अस्तित्व वर्ष 1996 में चीन के इसरार पर आया था। वर्ष 2001 में इस समूह में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया था। इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो अफगान विदेश मंत्री ने भी इसमें भाग लिया है। एस जयशंकर ने हिंसा की समाप्ति और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। तालिबान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि अगर सत्ता ताकत से हासिल की जाएगी तो उसे मान्यता नहीं मिल पाएगी। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि अफगान सरकार के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और इसके पड़ोसी देशों को अफगान धरती से उपजे आतंकवाद से पीड़ित न होना पड़े। इस दौरान एससीओ विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान पर एक संयुक्त बयान भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान लोकतांत्रिक देशों के रूप में उभरना चाहिए, जो हिंसा, चरमपंथ और अवैध अफीम की पैदावार से मुक्त हो। सामरिक मोर्चे सहित अफगानिस्तान में भारत के व्यापक हित जुड़े हुए हैं। उसने अफगान सरकार और वहां की राजनीतिक बिरादरी के विभिन्न वर्गों से बेहतरीन संबंध बनाए हैं। काबुल की संस्थाओं का भारत के प्रति बहुत सम्मान भाव है। पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने भारत के साथ राजनीतिक साझेदारी पर यह जानते हुए भी कदम बढ़ाए थे कि उसके पाकिस्तान कुपित होगा। अफगानिस्तान को मदद पहुंचाकर भारत अफगान जनता में भी लोकप्रिय हुआ है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर मौजूदा स्थिति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तालिबान की मौजूदा स्थिति यकायक मजबूत नहीं हुई है। स्वाभाविक है कि अमेरिका और तालिबान में वार्ता होगी, जिसमें इस समूह की एक किस्म की अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिल जाएगी। यही वास्तव में हुआ भी है, जहां कई देशों ने तालिबान से सीधे संपर्क साधा लेकिन भारत ने नहीं किया। वह अतीत की बात है। अब भारत के हित में यही है कि वह वास्तविकता को स्वीकार करते हुए तालिबान से वार्ता करे, भले ही उसकी कड़ियां पाकिस्तान से ही क्यों न जुड़ी हों।
ऐसा करके भारत तालिबान की कट्टरपंथी सोच पर मुहर नहीं लगाएगा। वास्तव में ऐसे संवाद से वह उसे यह बता सकता है कि दुनिया मध्यकालीन विचारधारा को स्वीकार नहीं करेगी। कूटनीतिक तौर पर उन लोगों से भी संपर्क की मांग करती है जिनके विचार हमारे राष्ट्रीय सिद्धांतों के एकदम खिलाफ होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है विमर्श से बाहर होता आम आदमी, और ये आर्टिकल लिखा है साहित्यकार क्षमा शर्मा द्वारा। देखिए, इसमें जो पुरुष प्रधान समाज है उसके बारे में बताया गया है कि पुरुष प्रधान होते हुए भी कहीं ना कहीं हाशिए पर है, और अगर आमदनी या हर लिहाज से बात करें तो वो इस समय कहीं ना कहीं मुश्किल में है। हवा में चुनाव की चर्चा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर, इसके बाद और अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। जैसे ही चुनाव आते हैं, विभिन्न जातियों, धर्मों और उनसे जुड़े दल अपने अपने घोषणा पत्र लेकर हाजिर हो जाते हैं। नए समीकरण बनने लगते हैं। आज तक जो विरोधी था वो दोस्त हो जाता है। दोस्त पानी पी पी कर कोसने लगता है। यही हालात दूसरे समूहों का भी होता है। कोई महिलाओं के नाम पर, कोई ट्रांसजेंडर, तो कोई पर्यावरण के नाम पर अपनी अपनी मांगे उठाने लगता है। पिछले कुछ दशक में जैसे जैसे महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है, वे वोट का गुणा भाग समझने लगी हैं, अपने महत्व को समझने लगी हैं, और उसी अनुसार अब महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। हालांकि कई बार आपने देखा होगा कि 33% आरक्षण की संसद में मांग की गई है महिलाओं की, लेकिन ये मामला अभी तक लंबित है। और आपने देखा होगा बिहार गवर्नमेंट ने 33% सीटें जो है नौकरी में वो महिलाओं को आरक्षित कर दी हैं। उसी तरह और भी राज्यों को इस तरफ कदम उठाने की आवश्यकता है। इस पर भी ये आर्टिकल लिखा गया है। जब सरकार किसी तरफ ध्यान देती है तो दूसरी तरफ इसकी प्रतिक्रिया होती दिखाई देती है। हो सकता है कि शुरुआती दौर में ये प्रतिक्रिया धीमी हो और उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाए, लेकिन चुनावी गणित में हाशिए की ये आवाज़ें अपने कर्तव्य दिखाती हैं। कितने दशक हुए आपने जब से आपने यह सुना कि सरकार गरीब पुरुषों के लिए भी कोई योजना बना रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई, रोजगार, चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है। कह सकते हैं कि आखिर पुरुषों की इस तरह की समस्याएं की क्या जरूरत है। वे तो पहले से ही निर्णयकारी जगह पर बैठे हुए हैं। यानी यह मान लें कि पुरुष ना तो गरीब होते हैं, ना साधनहीन, ना उन्हें अपने परिवार की चिंता होती है। दरअसल इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं उनकी समस्याएं कैसी हैं, किस तरह की हैं, वे ही बता सकते हैं। किसी की तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती है, लेकिन पिछले 5 दशक से अधिक समय में अपने देश में पुरुषों की छवि ऐसी बना दी गई है कि मानो बस वे ही जिनके कारण धरती पर वही वो कारण है जिनके कारण धरती नरक बनी हुई है। अपने देश में साधारण आदमी तरह तरह की मुश्किलों से परेशान है, मगर खांचों का बंटवारा इन दिनों ऐसा कर दिया गया है कि गरीबी और साधनहीनता भी स्त्री पुरुषों में बांट दी गई है। कोरोना काल में जिन लाखों लोगों को हमने अपने अपने घरों की तरफ दौड़ते देखा, परेशान और बेहाल देखा, उनमें स्त्री पुरुष दोनों थे, मगर वे गरीब और साधनहीन ही थे जो विपत्ति से बचने के लिए अपने घर गांव की ओर भाग रहे थे। थर्ड आर्टिकल है राहुल गांधी का निशाना। ये आर्टिकल पॉलिटिकल है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सुरक्षा परिषद के सुधार और कोविड पर श्रृंखला और गुतरेस में गहन वार्ता। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुरक्षा परिषद क्या है। देखिए, सुरक्षा परिषद 5 देशों का एक संगठन है जिसमें 5 देश हैं, स्थायी सदस्य हैं। और पहले सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। अब अगर हम इसके स्थायी सदस्यों की बात करें तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। इसके अलावा 10 देश इसके अस्थायी सदस्य हैं। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों ने
क्षेत्रीय मुद्दों से लेकर अफगानिस्तान, म्यांमार, पर्यावरण परिवर्तन, सुरक्षा परिषद में सुधारों और विश्व में कोविड-19 के हालात पर गहन विचार विमर्श किया है। श्रृंखला 14 से 16 वर्ष तक न्यूयॉर्क की आधिकारिक यात्रा पर है। वह यहां सुरक्षा परिषद के तहत इस माह होने वाली फ्रेंच प्रेसिडेंसी की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। उनकी यह यात्रा का मकसद अगस्त के महीने में 15 देशों की सुरक्षा परिषद की शक्तिशाली अध्यक्षता के लिए भारत को तैयार करना है। नेक्स्ट न्यूज है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी चुनौतियों का सामना करेगा अमेरिका का ईगल। तो सबसे पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है इसको जान लीजिए। इसका क्षेत्रफल कई लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, अर्थात अटलांटिक महासागर से दोगुने से भी ये अधिक बड़ा है। यह फिलीपींस तट से लेकर पनामा तक चौड़ा तथा बेरिंग जलमरूद के से लेकर दक्षिण अंटार्कटिका तक लंबा है। यह महासागर अटलांटिक महासागर का सहवर्ती है। भारत की इस परिभाषा को अधिकांश देशों ने स्वीकार भी किया है। भारत की हिंद प्रशांत रणनीति को प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में सिंगापुर के एक भाषण में सागर सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया था। इस विचार से किसी एक देश पर निर्भरता न होकर सभी लाभार्थियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करना है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति ने क्वाड देशों के साथ संबंधों को मजबूती देने और चीन की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से एक कानून पारित किया है। एंश्योरिंग अमेरिकन ग्लोबल लीडरशिप एंड इंगेजमेंट ईगल नामक इस कानून में कई अहम प्रावधान शामिल हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौतियों से मुकाबले में अमेरिका की कूटनीति और नेतृत्व की मजबूती देंगे। सांसद जो कि कास्त्रो ने कहा, मैंने अक्सर कहा है कि चीन के प्रति अमेरिका की नीति यह होनी चाहिए कि जब जरूरी हो तो प्रतिस्पर्धा में शामिल हों, देश में हमारे स्रोतों को मजबूत करें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, कानूनों, मानदंडों को मजबूत करके चीन को बताएं कि धोखे का क्या अर्थ है। नेक्स्ट है कि अमेरिका, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाक ने बनाया नया क्वाड समूह। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान ने अफगान शांति प्रक्रिया और क्षेत्र में स्थायित्व व कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक नया क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक ग्रुप बनाया है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक सभी पक्षों ने भविष्य में सहयोग पर चर्चा के लिए आगामी महीने में बैठक करने पर सहमति व्यक्त की है। सम्मेलन में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने अपने भाषण में मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला दिया और इस क्रम में उन्होंने चरक, सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त का नाम लिया, जिनका असर आज भी मध्य एशियाई देशों को देखने को मिलता है। तो ये आज का 17 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।